गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो लास्ट ईयर 28 मार्च 2023 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पब्लिक इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे तो कुछ डिस्कस करते हैं। वो एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट में तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के स्टूडेंट्स के लिए और अदर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। तो आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, मैं बार बार बोलता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि प्लेलिस्ट विजिट करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट दे देते हैं कि सर ये वाला पेपर बताएं और वो वाला पेपर बताएं। आप एमए इकोनॉमिक्स सॉल्व पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें काफ़ी सारे पेपर हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी और उनके लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। 210 रुपये में आपको 2021, 22 और 23 के सातों पेपर की टोटल 21 पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएंगी। जैसी मेरे पास अवेलेबल हैं तो आप केवल मैसेज करिएगा। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप कर सकते हैं, फ़ोन कॉल मत कीजिएगा। मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स मानते नहीं हैं। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैंने अभी पेमेंट करी और मेरे को अभी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर समय मोबाइल हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो जैसे ही समय मिलता है तब स्टूडेंट्स को दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन दिनों रहते हैं। किसी को हिस्ट्री की चाहिए, किसी को सोशलॉजी की चाहिए, किसी को कॉमर्स की चाहिए, कोई बीकॉम का बच्चा है, कोई बीए का है। तो इतना समय मेरे पास भी नहीं है, तो कुछ स्टूडेंट्स को मैं पीडीएफ दे देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से नेक्स्ट पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। तो पी सीरीज़ मेरे को अवेलेबल हुई है, तो मैं एक रिवीजन पर्पस से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस सीसीएस यूनिवर्सिटी ने पूछे थे, और अगर आप नेट के और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, बजट निर्धारण के लिए अंतिम कल्याण का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर है मस्ग्रेव। सेकंड, डाल्टन द्वारा बताए गए सामाजिक लाभ के लक्षण हैं। तो सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, आर्थिक कल्याण और आर्थिक स्थिरता, ये तीनों ही हैं। डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। सुरक्षा व्यय है, यानी कि हमारे सिक्योरिटी के लिए हमारी सरकार सेना पर भी खर्च करती है, पुलिस पर भी करती है, जेल पर भी करती है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। लाभ के आधार पर लोक व्यय का वर्गीकरण किसने किया? तो वो किया कार्ल सी प्लेहन ने। और स्टूडेंट्स, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की रिवाइज आंसर की है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर से फिर भी सहमत ना हो तो आप टेक्स्ट बुक की डीप स्टडी कर लीजिएगा, उस चैप्टर में आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास में जब जिस पेपर की कंप्लेंट पहुंचती है उसी की रिवाइज की आती है, अगर किसी की नहीं पहुंचती तो उसकी रिवाइज की नहीं आती है, ठीक है। आगम व्यय है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो कौन सा इनमें से? तो बांध का निर्माण व्यय। विस्थापन प्रभाव की व्याख्या किसने की? वाइजमैन ने। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का विकास मूलक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रोफेसर एडम स्मिथ, है ना, जो कि हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी रहे हैं, एडम स्मिथ। निःशुल्क आय में सम्मिलित है, उपहार दान। करारोपण के उद्देश्य यानी टैक्सेशन के, तो आय प्राप्त करना, नियमन और पूंजी निर्माण, तीनों ही हैं। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। त्याग की 3 धारणाएं किस अर्थशास्त्री ने दी हैं? तो कोहन और एजवर्थ दोनों ने दी हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रसरण सिद्धांत प्रतिपादित किया था प्रकृतिवादियों ने। पूर्ण प्रतियोगिता में करभार का अधिकांश भाग अल्पकाल में कौन देता है? तो वो
विक्रेता देता है, जो बायर्स होते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं का कर भार अधिक से अधिक सहन करना पड़ता है, तो वो अधिकांश विक्रेताओं द्वारा। एकाधिकारी लाभ पर लगाया जाने वाला कर का भार, तो वो तटस्थ रहता है ना, रिमेन कांस्टेंट रहता है। अनुत्पादक ऋण, देखिए अनुत्पादक ऋण कौन कौन से हैं? अनप्रोडक्टिव लोन, युद्ध में खर्चा होता है बेकार का, उससे कोई इनकम नहीं होती, केवल लॉस होता है। बाढ़ में भी लॉस होता है, कोई इनकम नहीं होती है ना। अकाल में भी जो है सरकार को खर्चा करना पड़ता है, कोई इनकम नहीं होती है। तो ये अनुत्पादक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, अनप्रोडक्टिव, है ना। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। अशोध्य ऋण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? डाल्टन ने। राजकोषीय नीति के प्रमुख अंग हैं, तो करारोपण, लोक व्यय और लोक ऋण, ये तीनों ही हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है ना, उपयुक्त सभी। हीनार्थ प्रबंधन द्वारा कीमत स्तर में क्या होगा? सीधी सी बात है, वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है। बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना, यह कथन किसका है? यह कथन है टेलर का। घाटे के बजट में शामिल है जब एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं। संघीय वित्त के सिद्धांतों की संख्या है, तो 6। शून्य आधारित बजट किसके द्वारा दिया गया? पीटर ए पायर। फ्रेंच लाभ कर की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, ना तो 2001-2 में, ना 2002-3 में, और ना 2006-7 में। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। इन तीनों में से किसी भी ईयर में नहीं हुई थी। केलकर टास्क फोर्स का संबंध है करों से रहा है। निम्न में से कौन सा संघीय कर है? ठीक है, फेडरल टैक्स। तो इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स और एक्साइज ड्यूटी तीनों ही रहे हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। मूल्य वर्धित कर, है ना, जो आपका वेट है, वैल्यू एडिड टैक्स, तो वो लगाया जाता है। तो जितने भी बढ़े हुए मूल्य होते हैं, हाई प्राइसेस, उन पर लगाया जाता है। झा समिति ने किस कर की संस्तुति 1977 में की थी? वेट, है ना, वैल्यू एडिड टैक्स। पंप प्राइमिंग का संबंध है, तो वो है डिप्रेशन से, मंदी से। कर एक अनिवार्य अंशदान है, यह कथन किसका है? यह है प्रोफेसर सेलिगमैन का। अनुपातिक कर, ये जो अनुपातिक कर होते हैं ये मितव्ययी होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। 31वां यूनिवर्सिटी ने आंसर काट दिया था रिवाइज आंसर की में, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। निगम कर लगाया जाता है, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये कंपनी की आय पर लगाया जाता है। नकद अनुदान है, ये एक बीमारी भत्ता होता है, सिकनेस अलाउंस। अधिकतम कुल कल्याण का सुझाव किसने दिया? पीगू ने। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस पुस्तक किसने लिखी? एक्चुअली स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये ध्यान रखना, जो पब्लिक फाइनेंस है वो ही पब्लिक इकोनॉमिक्स है। तो अगर आपको कहीं पर पब्लिक फाइनेंस की भी बुक मिलती है तो आप उसको स्टडी करिएगा, क्योंकि सिर्फ टाइटल लेनर ही चेंज है। पब्लिक इकोनॉमिक्स कुछ साल पहले कर दिया था। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ये आपका पब्लिक फाइनेंस ही है, ठीक है। बच्चों को बताना पड़ता है, उन्हें नहीं पता अगर इस चीज़ का, तो आप समझ लीजिएगा। तो डाल्टन ने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस लिखी थी। जीएसटी की विभिन्न दरों पर अंतिम निर्णय का लेने का अधिकार किसको है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो वो जीएसटी काउंसिल को होता है, ध्यान रखिएगा। कृषि आय पर सर्वप्रथम किस राज्य पर कर लगाया गया है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो बिहार सरकार है
उसने कृषि आय पर सबसे पहले कर जो है वो लगाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स के हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। आकस्मिक निधि का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? 267 267। कार्यशील वित्त की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? प्रोफेसर लर्नर ने। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सन 2004 में। भारत में व्यय प्रबंधन आयोग का गठन कब किया गया? सन 2014 में। देशमुख समिति का गठन कब किया गया? 1959 में, 1959। कर विवर्तन किया जा सकता है। देखिए, कर विवर्तन जो होता है वो एक्चुअली नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डन, इसका आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा उद्योग है वो कौन सा है? तो वो हैंडलूम इंडस्ट्री है, हथकरघा उद्योग। किस राज्य में मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है? ये उत्तर प्रदेश में ही की गई है। किस राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई? तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई। जीएसटी क्या है? देखिए, जीएसटी आप सब जानते हैं कि वो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर। अधिशेष बजट की सिफारिश की जाती है तेजी में, जब इन्फ्लेशन होता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। किस वर्ष के दौरान स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी? सन 2016 में। करों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280। ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र में कितने विषय हैं? 29। अपवर्जन सिद्धांत कौन सी वस्तुओं से संबंधित है? जो निजी वस्तुएं होती हैं। राज्यों के राजस्व व्यय की सबसे महत्वपूर्ण मद है, तो वो है ब्याज भुगतान। गृह कर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? जो स्थानीय सरकार होती है ना, लोकल्स, जैसे नगर निगम होते हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन लोक वित्त का विषय नहीं है? मौद्रिक नीति। रजिस्टर्ड कंपनियों पर लगने वाला कर कौन सा है? वो होता है कॉरपोरेट टैक्स, जो निगम कर कहते हैं। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? फ्रांस में। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो उपहार कर है वो कब हटाया गया? गिफ्ट टैक्स 1998 में, 1998 में। ईश्वर समिति का संबंध निम्न में से किस कर से है? इनकम टैक्स से। गाडगिल फार्मूले का संबंध किससे है? वो केंद्र और राज्य से है। आउटकम बजट भारत में कब पेश किया गया? सन 2005 में। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं YV रेड्डी। देखिए, पहले विजय केलकर थे, बट अब जो हैं YV रेड्डी हैं। आंतरिक ऋण है तो राजकोषीय बिल, मुआवजा बॉन्ड और जो बाजार ऋण होते हैं ये सारे के सारे इंटरनल डेप्ट होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। भारत में मॉडरेट कब आया? ठीक है, मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स 1986-87 में। सार्वजनिक व्यय की क्रिटिकल लिमिट अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैगनर ने। टोबिन कर किस पर लगाया जाता है? ठीक है,
जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, विदेशी मुद्रा बाजार पर। द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? शिराज। इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? कॉल्डोर। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आप सब जानते ही हैं कि इनकम टैक्स जो होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। वह वक्र जो कर की दर तथा कर आय में संबंध बताता है, तो वो होता है लॉफर वक्र। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए दोनों पूछ लिए हैं, तो 14वें के वाई भी रेडी हो गए और 15वां जो इस समय शायद चल रहा है तो वो है नंद किशोर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन। और अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जो इनकम टैक्स की जो स्टार्टिंग करी थी वो किसने करी थी, तो उसका आंसर भी जेम्स विल्सन ही है, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत करी थी इनकम टैक्स की। बजट शब्द का सर्वप्रथम किस भाषा से लिया गया है? जो बजट शब्द है तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट। सार्वजनिक ऋण के भुगतान की विधि है तो अस्वीकारिता, पुनर्शोधन, रिफंडिंग और कन्वर्जन, परिवर्तन, है ना। तो ये तीनों ही होती हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया है, तो ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया। और देखिए इस समय जो है योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग है, और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। प्रभावी राजस्व घाटा संबंधी अवधारणा का विचार किस वर्ष प्रयोग में आया? वो आया सन 2011-12 में। थॉलीनॉमिक्स की अवधारणा निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो वो होती है आर्थिक समीक्षा 2019-20। वर्ष 2020-21 के लिए कृषि साख प्रवाह का लक्ष्य रखा गया था, वो रखा गया था 15 लाख करोड़ रुपए। 2021-22 में बजट में उत्तर प्रदेश की अवधारणा को कितने ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा? 5 ट्रिलियन। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? 101वां। ध्यान रखना, जब 101वां संशोधन हुआ तो भारत में जीएसटी को लागू किया गया। ठीक है। सनवेट का संबंध है सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, तो वो है उत्पाद शुल्क से, एक्साइज ड्यूटी से। FRBM एक्ट 2003-4 की समीक्षा के लिए NK सिंह समिति का गठन कब किया गया? सन 2016 में। सरकार से संबद्ध सभी निधियां किस में आती हैं? समेकित निधि, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड्स भी कहते हैं। जकारिया समिति का संबंध है तो वो लोकल फाइनेंस से होता है, स्थानीय वित्त से। वर्तमान समय में जीएसटी की अधिकतम दर कितनी है? देखिए 5 होती हैं, 0, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इस समय पे जो आपका सबसे हाईएस्ट है तो वो है 28%। जैसे आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 5% जो है वो जीएसटी लगता है, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। ठीक है। तो इस समय जो मैक्सिमम है वो 28 है। स्वास्थ्य और शिक्षा किस प्रकार की वस्तुएं हैं? तो ये मेरिट वस्तुएं होती हैं। सार्वजनिक व्यय को
दो मदों में किसने विभाजित किया? प्रोफेसर J.S. मिल ने। वैगनर का नियम प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है तो वह राज्य की बढ़ती क्रियाओं से। सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है, यह कथन किसका है? यह है प्रोफेसर J.K. मेहता का। स्वैच्छिक विनिमय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लिंडल द्वारा। क्रेता पर कर भार अधिक कब पड़ता है? वो है ऑप्शन बी कि पूर्ति कम लोचदार होगी। प्रोफेसर लुईस के असीमित आपूर्ति के प्रारूप में कितने क्षेत्र हैं? 2। किसी राष्ट्र के जीवन यापन स्तर पर सर्वोत्तम मापक है तो वह प्रति व्यक्ति आय है ना, जो GDP पर कैपिटा होती है। भारत में गरीबी रेखा का मियादी पूर्वानुमान करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दुष्चक्र की अवधारणा जिसे हम कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है, वो संबंधित है तो वो निर्धनता से संबंधित है ना, पॉवर्टी से। आयात करों का भार किसके द्वारा वहन करना पड़ता है? सीधी सी बात है, उपभोक्ता के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न जो उद्योग है वो नहीं है? तो जो भारतीय विमानन प्राधिकरण है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नहीं है महारत्न उद्योग। मौका लगा तो आपको एक लेक्चर इस पर मैं 15-20 मिनट का दूंगा कि जो महारत्न कंपनियां होती हैं और जो महारत्न जो आपकी इंडस्ट्री होती हैं उस वो क्या उसका प्रोसीजर है ना। और लास्ट है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है? तो जाहिर बात है वो मुद्रा ही होगी, हमारी मनी ही होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने कल भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर अपलोड कर दिया था, पूरा तो नहीं कर पाया था क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो आप जो है उसको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, MA इकोनॉमिक्स सोल्ड पेपर, तो आप उसे भी देखिएगा और जो वीडियो के लिंक हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और जब आप NTA नेट की और आप TGT PGT की भी आप तैयारी करें तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे जिन बच्चों ने भी मुझसे PDF लिया और वो बच्चे अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो PDF की आप स्टडी नेट TGT PGT उस समय पे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।